Okay, good morning students. Today I am going to start chapter 2 in civics, how the state government works. Okay, I have prepared just short notes and give you the clip. Let's start. So as you know, India is a very vast country and it is not possible for a single government system टू कंट्रोल ओवर ऑल कंट्री. ठीक है, पूरे कंट्री के ऊपर एक गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ दिल्ली में बैठी हुई है तो वो पूरे कंट्री को कंट्रोल कैसे कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल की प्रॉब्लम अलग होती हैं और हर स्टेट की प्रॉब्लम अपनी अलग अलग होती हैं. तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पावर दी गई है कि सारी पावर्स को जो है वो डिवाइड कर दिया गया, बाइफर्केट कर दिया गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली डिवाइडेड द पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन 3 लिस्ट. ठीक है, 3 लिस्ट हैं उसमें. एक है आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट में जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं वो हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, और स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स स्टेट गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है. अगर दोनों बनाते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ही फॉलो किया जाएगा. ओके, तो यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग. मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है. ओके, स्टेट लिस्ट हेल्थ, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, लैंड पुलिस पॉलिसीज, एंड कॉन्टेंट लिस्ट इज सब्जेक्ट टू एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, लेबर वेलफेयर. ओके, नाउ कम टू द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं. एक होता है आपका विधान परिषद, ये परमानेंट हाउस है. एक होता है आपका विधानसभा, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, और विधान परिषद को अपर हाउस भी कहते हैं. इसको अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. ओके, अब देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम एमएलसी कहते हैं और उनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है. ओके, इसी तरीके से जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, उसको एमएलए कहते हैं, और उनकी जो पार्टी का हेड होता है वही हमारा सीएम होता है. जो मेजॉरिटी पार्टी के हेड होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही हमारा सीएम होता है. इस समय हमारे सीएम कौन है? मुख्यमंत्री. कौन है हमारे मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ. अच्छा, ठीक है. आपने देख लिया कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर विधान परिषद में तो 6 इयर्स का होता है, लेकिन विधानसभा में केवल 5 इयर्स का होता है, और फिक्स्ड भी नहीं होता है. हर 2 इयर्स बाद इसके जो मेंबर्स हैं, 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं. ठीक है, वो हट जाते हैं. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें 40% से ज़्यादा मेंबर्स, मतलब नॉट लेस देन 40 से कम मेंबर्स नहीं हो सकते. ठीक है, 40 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 40 से कम नहीं हो सकते. इसी तरीके से विधानसभा में जो मेंबर्स का नंबर है वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम 60 होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग विधानसभा होती है इसलिए. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं एज फैक्टर क्या है एमएलए का और एमएलसी का. ओके, चलिए देखते हैं कि एमएलए की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए और एमएलसी की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं और उनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं. ठीक है, देखिए एमएलए की जो एज है वो 25 से कम नहीं होनी. मैक्सिमम एज जो है वो 25 है. सॉरी, मिनिमम एज जो है वो 25 है. 25 से कम वाला एमएलए नहीं बन सकता. इसी तरीके से 30 से कम वाला एमएलसी नहीं बन सकता. दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए. और लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट चेयरमैन टू प्रिसाइड मीटिंग. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपना चेयरमैन अपॉइंट कर सकती है मीटिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए, मीटिंग्स को हेड करने के लिए, रन करने के लिए. एमएलए के पास पावर्स ज़्यादा होती हैं. ओके, एमएलसी के पास पावर्स कम होती हैं. ओके, चलिए देखते हैं अब जो एमएलए है उसकी पावर्स क्या क्या होती हैं, मतलब जो विधान परिषद है उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं. तो विधान परिषद स्टेट का बजट पास कर सकती है, टैक्स लगा सकती है, लॉज बना सकती है. ठीक है, एमएलसी भी ऐसा कर सकती है, लेकिन एमएलसी मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती. ओके, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल. ओके,
चलिए आगे देखते हैं हम। नाउ सी हाउ आर लॉज मेड, जो कानून बनते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ठीक है। द प्रपोजल टू मेक अ लॉ इज कॉल्ड बिल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ordinary bill and money bill. Money bill deals with financial matter and it can be introduced only in the lower house, not in the upper house. अब बिल से एक्ट कैसे बनता है इसका पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, नाउ इट इज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द हाउस। अगर उसके बाद कुछ चेंजेस लगते हैं कि हाँ चेंजेस करने चाहिए तो फिर कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं। उसके बाद इट इज़ पुट टू वोट देने के लिए कि कौन कौन इसके फेवर में है और कौन कौन इसके अगेंस्ट में है अगर कोई लॉ बनता है तो, ठीक है। तो जब इस पर वोटिंग हो जाती है, अप्रूव हो जाता है, ज़्यादातर मेजोरिटी में लोग इसके फेवर में होते हैं, तो फिर ये अप्रूव हो जाता है और फिर गवर्नर के पास जाता है। एंड व्हेन गवर्नर साइंस इट बिकम्स एन एक्ट और लॉ। ये सेम प्रोसेस आपकी सेंट्रल में भी चलती है। सेंट्रल में प्रेसिडेंट के साइन के बाद कोई भी बिल जो है, कोई भी एक्ट जो है वो लॉ बन जाता है। ओके, तो इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर इन हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट का हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है और उसकी असिस्टेंस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। सेम विद द गवर्नर। गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड। गवर्नर रिप्रेजेंट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्टेट में गवर्नर होता है और सेंट्रल में प्रेसिडेंट होता है। सेम फंक्शंस दोनों के लगभग सेम फंक्शंस होते हैं और उनका एज भी सेम ही होता है 35 years. तो दिस इज़ गिवन इन योर बुक एंड यू कैन ईजीली रीड इट. इट इज़ नॉट एट ऑल very difficult. It is just the qualification, executive powers and legislative powers, etc. Still you have any problem in this chapter in the functions and qualification etc of governor and chief minister? You can ask me simply a message, drop a message. I will explain it again. Okay, till then watch the video, enjoy. Thank you.